Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. Welcome back to our channel. और आज हम अपने आज के सेशन में डिस्कस करेंगे आपके NTA UGC नेट सेट JRF पेपर 1 के लिए इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस। ये जो 10 क्वेश्चंस हैं ये आपके UGC नेट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूव होंगे आपको। ये जो क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये क्वेश्चंस आपके टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड पर बेस्ड होंगे, ठीक है। एंड दीज क्वेश्चंस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल टू क्रैक यूजीसी नेट एग्ज़ाम। अगर आप भी यूजीसी नेट एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में। सो वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके साथ दिया हुआ एक्सप्लेनेशन आपसे मिस ना हो। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही बेस्ट प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ओके गाइस, तो ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम। लेट्स गो, चलिए स्टार्ट करेंगे। देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं नंबर में 10 क्वेश्चंस होंगे। मैंने आपको भी ऑलरेडी बताया टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड पे बेस्ड हैं और क्वेश्चंस जो हैं वो आपके लो टू मॉडरेट लेवल के हैं, ज़्यादा हाई लेवल के नहीं हैं। चलिए आइए स्टार्ट करेंगे। देखेंगे सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। यहाँ पर जो आपको 4 ऑप्शंस प्रोवाइडेड हैं, फर्स्ट इज ओवरहेड प्रोजेक्टर, ऑडियो कैसेट्स, प्रिंटेड मटेरियल एंड ट्रांसपेरेंसी। तो क्वेश्चन में पूछा है इन चारों में से कौन सा आपका इंस्ट्रक्शनल मटेरियल नहीं है। ये जो नॉट होता है ये क्वेश्चन में कहीं ना कहीं छुप जाता है और आंसर गलत कर देते हैं। तो इसलिए याद रखना है कि नॉट पूछा गया है, इसलिए हमें इसमें से वो आंसर करना है जो नहीं है। अब देखिए इंस्ट्रक्शनल मटेरियल होते क्या है। तो जो हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं वो इंस्ट्रक्शन मटेरियल होते हैं। जैसे आपका ओवरहेड प्रोजेक्टर हो गया। अगर हम ओवरहेड प्रोजेक्टर की बात करें तो इसको हम जनरली OHP के नाम से जानते हैं। और ये क्या होता है, ये एक फिल्म होती है, ठीक है, एक फिल्म की तरह होता है, या हम कह सकते हैं ये एक आपका स्लाइड प्रोजेक्टर होता है, ठीक है। ये क्या करता है, लाइट का यूज़ करता है, ठीक है, किसी भी इमेज को एनलार्ज करने के लिए स्क्रीन पर। जब स्क्रीन पर कोई इमेज बड़ी करके दिखाई जाती है, ठीक है, स्क्रीन पर कोई भी इमेज बड़ी करके दिखाई जाती है तो वो किसके थ्रू होती है, इसी OHP प्रोजेक्टर के थ्रू होती है। और ये क्या करता है, इस OHP के थ्रू क्या होगा, हमारा स्मॉल डॉक्यूमेंट होगा या फिर हमारा कोई भी स्मॉल पिक्चर होगी तो उसको मैक्सिमम रीडर्स तक, मैक्सिमम ऑडियंस तक पहुंचाया जा सकता है, ठीक है। आप जब स्कूल्स में पढ़े होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा जब कोई सेमिनार वगैरह होता था या कुछ भी इम्पॉर्टेंट आपको शो करना होता था आपके लिए, तो टीचर्स क्या किया करते थे कि एक वॉल पर प्रोजेक्टर के थ्रू आपको पिक्चर्स दिखाया करते थे। वो आपका क्या है, एक इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है, वहाँ से आपको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किए जाते थे, ठीक है। तो ये तो हमारा इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि हमसे पूछा गया कौन सा नहीं है। दूसरी बात आती है ऑडियो कैसेट की। ऑडियो कैसेट का यूज़ हम टीचिंग में क्यों करते हैं, तो कुछ भी इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन जो होती है वो इस ऑडियो कैसेट में क्या होती है, रिकॉर्डेड होती है और ये क्या किया जाता है, बच्चों को सुनवाया जाता है। मोस्टली ये किन स्टूडेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है, जो स्टूडेंट्स कैसे होते हैं, ब्लाइंड होते हैं, ठीक है। तो ब्लाइंड स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए ऑडियो कैसेट्स का यूज़ किया जाता है। ये भी आपका एक इंस्ट्रक्शनल मटेरियल के अंतर्गत आता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं रहने वाला। नेक्स्ट है आपका प्रिंटेड मटेरियल। अब देखिए प्रिंटेड मटेरियल का यूज़ भी आपके लिए किया जाता है। मान लीजिए कुछ आपके स्टूडेंट्स डेफ होते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, उन ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मटेरियल जो होता है वो आपके प्रिंटेड फॉर्म में होता है, ठीक है। अब
बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए भी मटेरियल प्रिंट फॉर्म में आता है, जैसे आपकी बुक्स हो गई, ठीक है, आपका न्यूज़पेपर हो गया, तो यहाँ से आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं और यहाँ पर आपको जो मटेरियल प्रोवाइड होता है वो लिखा हुआ होता है, प्रिंटेड मटेरियल होता है। तो ये भी एक तरह से इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है। तो ये तीनों ही आपके ऑप्शन गलत हो जाएंगे। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, ट्रांसपेरेंसी। बात करें अगर ट्रांसपेरेंसी की, ट्रांसपेरेंसी है क्या, तो देखिए ये टर्म जो ली गई है कहीं अलग बाहर से नहीं ली गई है, ये आपके सिलेबस का ही एक हिस्सा है, ठीक है। ये जो ट्रांसपेरेंसी है ये एक वो प्रोसेस है जिसके द्वारा, इस मतलब मेथडोलॉजी की एक प्रोसेस है ये, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि आपके रिसर्च मेथडोलॉजी में ट्रांसपेरेंसी का यूज़ किया जाता है। इसके अंतर्गत आपका एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, डेटा कलेक्शन, कोडिंग, एनालिसिस एंड टूल्स यूज्ड इन डेटा एनालिसिस, ये सब इंक्लूडेड होते हैं आपके मेथडोलॉजी की प्रोसेस में। और ये जो भी आपका डेटा कलेक्शन है, कोडिंग है या फिर एनालिसिस है टूल्स का, तो ये सब आपके लिए क्लियरली विजिबल हो सारे रीडर्स के लिए, वो आपका ट्रांसपेरेंसी कहलाता है। तो यही जो ऑप्शन है ये आपका इंस्ट्रक्शन मटेरियल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। And this question says that which of the following statement is not correct। फिर से यहाँ पर आपसे नॉट ही पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। आइए अब सारी स्टेटमेंट्स को एक बार रीड कर लेते हैं। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज लेक्चर मेथड कैन डेवलप रीजनिंग। जो लेक्चर मेथड होता है वो रीजनिंग डेवलप करता है। देखिए लेक्चर मेथड क्या होता है कि टीचर जो जाएगा और वो आपको एक लेक्चर प्रोवाइड करेगा किसी भी एक टॉपिक पर, आप किसी भी एक टॉपिक को लेगा, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसके मेरिट्स, डिमेरिट्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, उसका यूज़ क्या है, क्या प्रोसेस है उसकी, क्यों हम यूज़ करते हैं, किस तरह यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं। तो ये सब किसी भी एक टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना आपका लेक्चर मेथड कहलाता है, ठीक है। लेकिन ये आपका सिंपली होता है कि ओरली ही टीचर यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता जाता है, बोलता जाता है और आप लिखते जाते हो, ये आपका लेक्चर मेथड होता है। ये लेक्चर मेथड जो आपको आपके हायर लेवल्स पर ही दिखाई देता है। तो यहाँ पर ये कहा गया कि ये जो लेक्चर मेथड होता है क्या ये रीजनिंग को डेवलप करता है या फिर ये आपकी नॉलेज को डेवलप करता है। यहाँ पर कहा गया जो लेक्चर मेथड है वो वन वे प्रोसेस है और लास्ट में आपसे बोला गया है कि ड्यूरिंग लेक्चर मेथड स्टूडेंट्स आर पैसिव। देखिए अब हम अगर बात करें कि जब लेक्चर मेथड होता है तो स्टूडेंट पैसिव होते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लेक्चर मेथड में क्या है बच्चे बोर हो जाते हैं इस वजह से, क्योंकि वहाँ पर टीचर जो होता है वो कोई भी एक्टिविटी नहीं करता है। वो क्लास में आएगा, उसके पास कोई पेपर होगा या बुक होगी और बस वो रीड आउट करता चला जाएगा। यहाँ पर वो आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, वो बस आपको बोलता जा रहा है। तो इससे क्या होगा, इंटरेस्ट जो है स्टूडेंट्स का वो डिमिनिश्ड होगा और इस वजह से जो स्टूडेंट्स होंगे वो पैसिव हो सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है और हमसे यहाँ पे नहीं पूछा है, इसलिए ये ऑप्शन कट जाएगा। दूसरा, लेक्चर मेथड वन वे प्रोसेस होता है, बिल्कुल सही बात है। एक ही मतलब वन वे ही होता है, एक तरह से एक ही रास्ते में चले जाते हैं। मतलब पहले ऑब्जेक्टिव बताया, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, डिमेरिट्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस बताए, यूजेस बताए, ठीक है, और कंक्लूड कर दिया ले जाके। तो एक ही वे में जाता है, वन वे प्रोसेस है, सही बात है और हमसे नहीं पूछा इसलिए ये भी कट जाएगा। दूसरा, नॉलेज डेवलप करता है, बिल्कुल। अगर आप जो भी इंफॉर्मेशन टीचर के द्वारा आपको प्रोवाइड की जा रही है आप उसको नोट डाउन कर रहे हैं तो उससे आपकी नॉलेज डेवलप हो रही है। आप उस टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ तो जान रहे हैं जब आप लिख रहे हैं तब, ठीक है। तो नॉलेज तो डेवलप होती है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज लेक्चर मैथड कैन डेवलप रीजनिंग। जो लेक्चर मैथड होता है वो रीजनिंग डेवलप नहीं करता, आप तार्किकता को नहीं, यहाँ पर तो आप में तर्क करने की क्षमता विकसित नहीं होगी लेक्चर मेथड के द्वारा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एट हायर एजुकेशन लेवल इज, ठीक है। हायर एजुकेशन लेवल पर
टीचिंग करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? तो देखिए, टू प्रिपेयर स्टूडेंट टू पास एग्जामिनेशन, क्या ये है कि बच्चों को इस तरह से प्रिपेयर कराओ कि वो उस एग्जामिनेशन को पास कर लें, या फिर टू डेवलप द कैपेसिटी टू टेक डिसीजंस, या फिर स्टूडेंट्स में उस क्षमता को विकसित किया जाए जिससे कि वो डिसीजंस ले सकें, ठीक डिसीजंस ले सकें। ठीक है, टू गिव न्यू इन्फॉर्मेशन, क्या उन्हें नई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड की जाए, या फिर टू मोटिवेट स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चन ड्यूरिंग लेक्चर, या फिर लेक्चर के दौरान स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछने के लिए उनको मोटिवेट किया जाए। तो देखिए, अब हम एक बार इन सारे पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें हमारे लास्ट पॉइंट की, दैट इज टू मोटिवेट स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चंस ड्यूरिंग लेक्चर, कि स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया जाए कि वो लेक्चर के दौरान आपसे क्वेश्चंस पुट अप करें। तो देखिए, अब जब लेक्चर मेथड की बात आ रही है और यहाँ हमसे साफ साफ कह दिया गया है हायर एजुकेशन लेवल, अगर यहाँ हायर एजुकेशन लेवल नहीं लिखा होता तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो सकता था, क्योंकि बच्चों को मोटिवेट किया जाता है, जो हमारे प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं आप, तो उनको मोटिवेट किया जाता है कि वो क्वेश्चंस पूछें, क्योंकि जब वो क्वेश्चंस पूछेंगे तो उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बाहर निकल के आएंगे और उनको सॉल्व किया जाएगा। लेकिन अब जब बात आ रही है आपकी हायर एजुकेशन लेवल की, तो यहाँ पर तो जब लेक्चर मेथड हो रहा है तो आप यहाँ बीच में इंटरप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर कोई मोटिवेशन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। लेक्चर मेथड के दौरान सिर्फ आपको वो इन्फॉर्मेशन दी जाती है, कोई मोटिवेशन कुछ अलग से यहाँ पे क्लास में नहीं किया जाता। जैसे कि मैंने पहले ही अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जो लेक्चर मेथड होता है आपका वन वे प्रोसेस है, तो एक ही प्रोसेस में यहाँ पर चलते रहेंगे, दूसरे प्रोसेस की तरफ यहाँ पर टर्न नहीं होना है, तो मोटिवेट नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ कट जाएगा। नेक्स्ट है टू गिव न्यू इन्फॉर्मेशन। अरे नई इन्फॉर्मेशन कैसे दे सकते हैं? ठीक है, बट आप लोग जो इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं उसी इन्फॉर्मेशन को यहाँ इनहेंस करना है ना। आप लोग जो है आपका जो फिजिक्स का केमिस्ट्री के टॉपिक्स होते हैं आप लोग साइंस में पढ़ लेते हैं, आप वर्क भी पढ़े हुए होते हैं 7th 8th क्लास में, आप एनर्जी भी पढ़े हुए होते हैं, ठीक है, आप मैटर पढ़े हुए होते हैं। लेकिन क्या होता है जब आप हायर लेवल पर जाते हैं तो वहाँ इनका जो एरिया हो जाए वो ब्रॉड हो जाता है, लेकिन टॉपिक्स तो वही रहते हैं ना, आपका बेस तो होता है। तो वही है कि नई इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं करना है, जो इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट लेकर आया होता है उसी को इन्हेंस करना होता है, उसी को एक ब्रॉड डायमेंशन में देना होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा। आगे है हमारी नेक्स्ट है कि टू प्रिपेयर स्टूडेंट टू पास एग्जामिनेशन। अरे ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है कि सिर्फ हमें एग्जामिनेशन के लिए बच्चे को प्रिपेयर नहीं कराना है। हाँ, अगर वो यहाँ पर टीचिंग करने अगर स्टडी करने आया है तो उसका एम क्या है? वो कुछ बनना चाहता है, ठीक है, वो सरवाइव करना चाहता है, वो जॉब लेना चाहता है। तो सिर्फ एग्ज़ाम पास कर लेने से ना ही तो वो सरवाइव कर सकता है, अगर उसको जॉब नहीं मिलेगी तो वो सरवाइव नहीं कर सकता। तो सिर्फ स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन पास करने योग्य नहीं बनाना है। ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, बिल्कुल नेगेटिव क्वेश्चन है। बी ऑप्शन इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। टू डेवलप द कैपेसिटी टू टेक डिसीजंस, स्टूडेंट्स में उस क्षमता को विकसित करना है जिससे कि वो अपने अच्छे या बुरे के लिए डिसीजंस ले सकें, उनके डिसीजंस जो हो वो बेटर हो, ताकि जो उनकी लाइफ स्किल है वो अच्छी हो सके। ठीक है, जब उनके डिसीजंस बेस्ट होंगे, उनकी लाइफ स्किल अच्छी होगी तो वो अच्छे सर्वाइव कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये आंसर क्लियर हो गया होगा, इतना कुछ टफ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पूछा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, फाइनली हमें करेक्ट बताना है। तो देखिए, रिलायबिलिटी इंश्योर्स वैलिडिटी। सबसे पहले बात कर लेते हैं रिलायबिलिटी और वैलिडिटी है क्या, क्योंकि हर क्वेश्चन में वैलिडिटी और रिलायबिलिटी ही हर ऑप्शन में वैलिडिटी और रिलायबिलिटी ही दिया है। रिलायबिलिटी की अगर हम बात करें तो यह आपकी होती है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता की अगर हम बात करें, विश्वसनीयता क्या है? तो देखिए, जैसे आप कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, आप कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे हो तो वो अगर सही रिजल्ट देता है तो वो आप विश्वसनीयता है उस टास्क की। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि एक मेज़र है स्टेबिलिटी का या फिर कंसिस्टेंसी का ऑफ द टेस्ट स्कोर्स। ठीक है, आप ये भी सोच सकते हो कि
ये एक एबिलिटी है फॉर अ टेस्ट और रिसर्च फाइंडिंग्स टू बी रिपीटेबल, यानी कि बार बार करने पर रिजल्ट जो हो वो हमें सही मिले। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, मेडिकल थर्मामीटर हो गया, तो आप मेडिकल थर्मामीटर को कितनी बार भी यूज़ करेंगे। ठीक है, मेडिकल थर्मामीटर एग्जाम्पल हो गया रिलायबिलिटी के लिए, आप इसको कितनी बार भी यूज़ करोगे लेकिन ये सही टेम्परेचर ही बताएगा, ये क्या है, उसकी विश्वसनीयता है। दूसरी बात करें अगर हम वैलिडिटी की, जिसको वैधता कहा जाता है, तो वैधता क्या होता है, इसको डिफाइन किया जाता है उस सीमा तक, ठीक है, उस एक्सटेंट तक, उस सीमा तक इसको डिफाइन किया जाता है जहाँ पर की जो कंसेप्ट होता है, ठीक है, किसी भी कोई भी अवधारणा जो है उसको एक्यूरेटली मेजर किया जाए, बिल्कुल सटीक तरह से उसको मापा जाए, तो ये आपका क्या कहलाता है, वैलिडिटी कहलाता है, मतलब वैधता। ठीक है, तो और अगर हम बात करें कि यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए हैं कि रिलायबिलिटी इंश्योर्स वैलिडिटी, कि रिलायबिलिटी वैलिडिटी को इंश्योर करती है, वैलिडिटी इंश्योर रिलायबिलिटी, वैलिडिटी रिलायबिलिटी को इंश्योर करती है, या फिर रिलायबिलिटी जो है वो इंडिपेंडेंट है, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। ठीक है, या फिर रिलायबिलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन ऑब्जेक्टिविटी, या फिर रिलायबिलिटी ऑब्जेक्टिविटी पर डिपेंड नहीं करती। तो देखिए जब कोई टेस्ट होगा, ठीक है, किसी भी टेस्ट के लिए अगर उसको रिलायबल करना, अगर कोई भी फॉर अ टेस्ट टू बी रिलायबल, अगर कोई भी टेस्ट रिलायबल है तो इट ऑल्सो नीड्स टू बी वैलिड, उसको वैलिड होना होगा। ठीक है, तो इसका साफ मतलब है कि जो आपकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी है वो इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से, ना ही तो रिलायबिलिटी वैलिडिटी को इंश्योर करती है, ना ही वैलिडिटी रिलायबिलिटी को इंश्योर करती है, और ना ही ये ऑब्जेक्टिविटी पर डिपेंड करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या, इनमें से कौन इंडिकेट करे। इवोल्यूशन क्या है, मूल्यांकन है। इसमें आप क्या करते हैं, किसी कोई भी एक चाइल्ड ले लीजिए, कोई भी एक स्टूडेंट ले लीजिए, उसका आप मूल्यांकन करते हैं कि उसका एनालिसिस करते हैं और क्या रिजल्ट आया, जो भी आपने अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो उस क्वेश्चन का उसने आंसर किस तरह से दिया, ये इवोल्यूशन है, मूल्यांकन है उस बच्चे का। तो यहाँ पर देखिए राम गॉट 45 मार्क्स आउट ऑफ 200, राम को 200 में से 45 मार्क्स आए, बिल्कुल सही बात है, मूल्यांकन है। ठीक है, आपने राम की क्वालिटी को जाना कि वो कहाँ स्टैंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट मोहन को 38% मार्क्स मिले हैं इंग्लिश में, ये भी उसका इवोल्यूशन है, मूल्यांकन है। श्याम को फर्स्ट डिवीजन मिली है फाइनल एग्जामिनेशन में, तो ये सारे ही एग्जाम्पल हैं आपके इवोल्यूशन के, मूल्यांकन के। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन था ये, आप सभी इजीली कर सकते हैं। आगे देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट रिसर्च कैन बी कंडक्टेड बाय अ पर्सन हु। अब रिसर्च कौन करेगा, ठीक है, यहाँ पे पूछा है कि रिसर्च किस पर्सन के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। रिसर्च क्या वह स्टूडेंट करेगा जिसने की रिसर्च मेथडोलॉजी को पढ़ रखा है, वो करेगा जिसके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, या वो करेगा possesses थिंकिंग एंड रीजनिंग एबिलिटी, जिसमें थिंकिंग और रीजनिंग एबिलिटी अच्छी है या उसमें है, और इज़ अ हार्ड वर्कर, जो परिश्रमी है। तो देखिए बात करें परिश्रमी की, तो परिश्रम तो मजदूर भी करता है, तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है कि जो भी स्टूडेंट परिश्रमी होगा वो रिसर्च कर सकता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर कट जाएगा। नेक्स्ट है possesses थिंकिंग एंड रीजनिंग एबिलिटी। तो देखिए रीजनिंग एबिलिटी, तार्किकता की, रिसर्च में हमें तर्क नहीं करना है, किसी भी एक टॉपिक के बारे में हमें इंफॉर्मेशन यहाँ पर निकालनी है, तो यहाँ पर थिंक, और ना ही तो उससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, थिंकिंग और रीजनिंग एबिलिटी का यहाँ कोई रोल नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 सी भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो जाने का मतलब ये नहीं है कि वो रिसर्च करने के एप्लीकेबल हो गया है। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन तो हर कोई कर लेता है, इट्स नॉट अ बिग टास्क। तो ये तीनों ऑप्शन आपके कट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 हैज अ स्टडी रिसर्च मेथोडोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यस, रिसर्च कंडक्ट किया जा सकता है किसी भी एक पर्सन के द्वारा जिसने कि रिसर्च मेथोडोलॉजी को पढ़ रखा है, जो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में जानता है। रिसर्च मेथोडोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये एक स्पेसिफिक प्रोसीजर है, एक
स्पेसिफिक टेक्निक है जिसका इस्तेमाल किया जाता है किसी भी टॉपिक पर इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको सिलेक्ट करने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए और उसको एनालाइज करने के लिए। ठीक है, तो रिसर्च किसके द्वारा कंडक्ट की जाएगी? उस स्टूडेंट द्वारा जो कि रिसर्च मैथडोलॉजी के बारे में जानता है या उसने रिसर्च मैथडोलॉजी पढ़ रखी है। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पर आपको स्टेटमेंट बतानी कौन सी सही है। देखिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च आर स्टेटेड इन फर्स्ट चैप्टर ऑफ थीसिस। यहाँ पे आपसे बोला है कि जो रिसर्च के उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, उनको थीसिस के फर्स्ट चैप्टर में बताया गया है। बिल्कुल सही बात है। कोई यहाँ पर आप थीसिस की बात अगर ना भी करें, हम नॉर्मली किसी भी चैप्टर की बात करें, उसके ऑब्जेक्टिव को स्टार्टिंग में ही बताया जाता है। तो थीसिस के फर्स्ट चैप्टर में ही आपके रिसर्च के ऑब्जेक्टिव को बताया है। ये ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। रिसर्चर मस्ट पजेस एनालिटिकल एबिलिटी। बिल्कुल सही बात है, जो रिसर्च कर रहा है उसमें एनालिटिकल एबिलिटी होनी चाहिए। ये ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वेरिएबिलिटी इज द सोर्स ऑफ प्रॉब्लम। यस, वेरिएबिलिटी आने से क्या होगा? परेशानी आएगी। ठीक है, रिसर्च में, तो ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। जब हमारे तीनों ऑप्शन सही है तो बिल्कुल सही क्लियर है कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ रिसर्च। इनमें से कौन सा रिसर्च का मेथड नहीं है। तो देखिए, अगर हम मेथड्स की बात करें रिसर्च की, तो यहाँ पर आपके मेथड आते हैं क्वांटिटेटिव मेथड, क्वालिटेटिव मेथड, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव मेथड, एनालिटिकल मेथड, ठीक है, अप्लाइड एंड फंडामेंटल मेथड, एक्सप्लोरेटरी मेथड, कंक्लूसिव मेथड, कंफर्मेटरी मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, आपका सर्वे मेथड भी आता है। तो सर्वे मेथड आपका एक रिसर्च का मेथड है, कट जाएगा। ठीक है, आपका हिस्टोरिकल मेथड भी आता है, हिस्टोरिकल मेथड आपका रिसर्च मेथड है, ये भी कट जाएगा। आपका फिलोसफिकल मेथड भी आता है, यानी कि फिलोसफिकल मेथड आने की वजह से ये ऑप्शन भी कट जाएगा। और क्लियरली ऑब्जर्वेशन जो है ये आपका रिसर्च का मेथड नहीं है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, एक नया मेथड है जो कि रिसर्च में ही यूज होता है, दैट इज एक्स पोस्ट फैक्टो। तो इससे भी अगर आपका क्वेश्चन आए तो याद रखिएगा, नया है। ठीक है, एक्स पोस्ट फैक्टो, इसको ज़्यादा नहीं बताया जाता है। ठीक है, बुक्स वगैरह में बहुत ही कम देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ आपसे पूछा है कि रिसर्च जो है वो क्लासिफाइड होती है एज। तो देखिए, अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें रिसर्च की, तो रिसर्च जो है आपका क्लासिफाइड होता है 3 पार्ट्स में, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपका आता है फंडामेंटल और बेसिक रिसर्च। ठीक है, सबसे पहले आपकी फंडामेंटल और बेसिक रिसर्च आती है, और बेसिक रिसर्च यहाँ पे दे दी है। दूसरा आपका अप्लाइड रिसर्च आती है, यहाँ पर अप्लाइड भी दे रखा है। जब बेसिक और अप्लाइड दे दिया यानी कि ये ऑप्शन सही होगा। दूसरा जो आपकी थर्ड आती है मिक्स्ड रिसर्च। अब देखिए, फंडामेंटल और जो बेसिक रिसर्च होता है उसको फर्दर क्लासिफाई किया जाता है। यहाँ पर आपकी नॉर्मल रिसर्च और रिवोल्यूशनरी रिसर्च आती है। फिर आपका अप्लाइड रिसर्च को फर्दर डिवाइड किया जाता है। यहाँ पर आपकी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च आती है आपके अप्लाइड रिसर्च के अंतर्गत, यानी कि ये भी ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो मिक्स रिसर्च होती है वहाँ पर आपकी अदर रिसर्चेज आती है, जैसे फिलोसफिकल हो गया, हिस्टोरिकल हो गया, एक्सप्लेनेटरी हो गया, डिस्क्रिप्टिव हो गया, सर्वे हो गया, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो गया। तो ये सब आपके मिक्स रिसर्च के अंतर्गत आती है, यानी कि ये सारे ही ऑप्शन आपके सही है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का लास्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च इज। सबसे पहला स्टेप क्या होता है रिसर्च का? तो आइए हम रिसर्च के स्टेप्स को जान लेते हैं। यहाँ पर हमने 8 स्टेप्स बताए हैं रिसर्च के लिए। तो जब हम रिसर्च करने जाते हैं तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है? प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई प्रॉब्लम।
सेकेंड स्टेप की अगर बात करें तो पहले स्टेप में आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, सेकेंड स्टेप में आप क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं लिटरेचर का, ठीक है, रिव्यू दी लिटरेचर, इसको नोट करते हुए चलेगा क्योंकि फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। रिव्यू दी लिटरेचर, ये आपका सेकेंड स्टेप होता है। लिटरेचर को जब आप रिव्यू कर लेते हैं उसके बाद आपको क्या करना होता है, प्रॉब्लम को क्लेरिफाई करना होता है। थर्ड स्टेप इज क्लेरिफाई दी प्रॉब्लम, क्योंकि कभी कभी प्रॉब्लम ब्रॉड होती है। फोर्थ स्टेप में आप क्लियरली डिफाइन करेंगे टर्म्स को और कंसेप्ट को, ठीक है, तो क्लियरली डिफाइन टर्म्स एंड कंसेप्ट, ठीक है। फोर्थ स्टेप में आप कंसेप्ट को और टर्म्स को क्लियरली डिफाइन करेंगे। फिफ्थ स्टेप में आप पॉपुलेशन को डिफाइन करेंगे, मतलब जितने नंबर ऑफ मैन हैं, वुमेन हैं, ठीक है, तो इन सबको आप डिफाइन करेंगे। एनिमल्स वगैरह की कौन जो है वो प्रॉब्लम में रोल क्रिएट कर रहा है उनके बारे में भी आप जानेंगे, तो डिफाइन दी पॉपुलेशन, ठीक है। सिक्स्थ स्टेप में आप क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंटेशन प्लान डेवलप करेंगे, ठीक है, डेवलप इंस्ट्रूमेंटेशन प्लान। अब इंस्ट्रूमेंटेशन प्लान में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो मैं आपको बता देती हूँ। इस प्लान के अंतर्गत ये जो प्लान है एक रोड मैप की तरह सर्व करता है, ठीक है। यहाँ इस प्लान में क्या होता है ये कहा जब मतलब ये डिसाइड किया जाता है कि कौन पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, कब और कहाँ से डेटा कलेक्ट करना है, प्रोग्राम का कंटेंट क्या रहने वाला है, तो ये सब इंस्ट्रूमेंटेशन प्लान के अंतर्गत आता है। ये आपका सिक्स्थ स्टेप है। और सेवन्थ स्टेप की अगर हम बात करें तो सेवन्थ स्टेप में आप डेटा को कलेक्ट करते हो। एंड लास्ट स्टेप इज टू एनालाइज दी डेटा। अब यहाँ पर एनालाइज किया जाता है डेटा को, एनालाइज डेटा, ठीक है। तो हमने पहला स्टेप क्या जाना था, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, यानी कि सिलेक्टिंग अ प्रॉब्लम, सर्चिंग अ प्रॉब्लम, फाइंडिंग अ प्रॉब्लम या आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम। हमें प्रॉब्लम को सिलेक्ट नहीं करना, प्रॉब्लम को सर्च नहीं करना, प्रॉब्लम का पता नहीं लगाना, हमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको सारे आंसर्स क्लियर हुए होंगे। सेशन इंपॉर्टेंट लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। So that's it from my side. I'll be coming back with some new important questions. Till then, take care and bye-bye. Thanks for watching. Thanks. Have a nice day.